Hello everyone. In previous class, we were discussing on ninth chapter of BHD, Business Finance, Financial Management, in which we were also discussing on current topic working fixed and working capital, in which we have covered fixed capital. In today's class, we will consider working capital. In simplest way, वर्किंग कैपिटल का मीन हम अगर कंसिडर करें हम लोग, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमने देखा कि जो लॉन्ग टर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल था। बट जो डे टू डे एक्टिविटी में मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा वो मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। जस्ट लाइक कुछ एक मेरी करंट असेट्स हो सकती है। करंट असेट्स में बात करें तो मेरे को कुछ कैश मेंटेन करना पड़ना पड़ता है, कुछ एक बैंक में मेंटेन करना पड़ता है, या फिर कुछ एक पार्ट स्टॉक का मेंटेन करना पड़ता है। कुछ मेरे डेटर्स भी हो सकते हैं जिनको मैं एक पेमेंट बोलते हैं ना, गुड सेल करके चल रहा हूँ। तो ये मेरे सारे क्या है, करंट असेट्स है, जहां पर मेरे को अपना पेमेंट ब्लॉक करना पड़ रहा है। ठीक है, कैश कंपलसरी मेंटेन करना पड़ रहा है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो मेरा पेमेंट ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट लगा दिया। एक दूसरा होता है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मीन्स कि जैसे मैंने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट एक पेमेंट फंसाया है, वैसे किसी और का पेमेंट भी हम लोग फंसा रखे। जस्ट लाइक हम लोग कोई क्रेडिटर्स लेके आ रखे, क्रेडिट अवेलेबल है, इट मीन्स हमने किसी और से स्टॉक ले रखा है, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है हमारा, या छोटे मोटे जो विद इन 1 ईयर के लोन्स वगैरह हो सकते हैं। इट मीन्स देखा जाए करंट लायबिलिटी क्या हो गया, जो मेरे को विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है, और करंट एसेट्स जो मेरे को विद इन ईयर रियलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसका फंसा हुआ है, सीधे सीधे हमारा ब्लॉक है, और यहाँ करंट लायबिलिटी हमने किसका, अदर का इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर रखा है। तो मेरे को अगर माना क्या चल रहा है कि मेरे को करंट असेट्स में, अगर मैंने बोला कि मेरे को 120 लाख का या 120 लाख का मेरे को ब्लॉकेज है, और मैंने उसमें से 70-80 लाख रुपीस किसी अदर पर्सन का ब्लॉक कर दिया, क्रेडिटर्स के थ्रू या बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू। तो अल्टीमेटली तो मेरे को 120 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था करंट असेट्स में, बट मैंने 80 लाख रुपए किसी और का ब्लॉक कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे को अब क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 40 लाख का। तो यही मेरा 40 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है मेरी डे टू एक्टिविटी में, मेरी करंट असेट्स में, या फिर वर्किंग कैपिटल में, तो यही मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अल्टीमेटली जो मेरे को डे टू डे एक्टिविटी में पैसा फंसाना है, मेरा डे टू डे एक्टिविटी में मेरा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना लगने वाला है, उसमें से मैंने किसी अदर पर्सन का ब्लॉक कर दिया। तो जो मेरा खुद का ब्लॉक होने वाला है वो कितना हो गया, मेरा 40 लाख। अब ये 40 लाख यहाँ तो 80 लाख तो हमने कहाँ से रियलाइज कर लिया, डे टू डे एक्टिविटी के थ्रू, करंट लायबिलिटी के थ्रू। अब ये 40 लाख कहाँ से आएगा, ये 40 लाख भी अल्टीमेटली हमारे जो एक कैपिटल आई थी हमारे, जैसे ऑनर्स फंड हो या फिर बोरोड फंड हो, उनमें से 40 लाख रुपीज आएगा। तो वर्किंग कैपिटल में हमारे को कैसे मैनेज करना है, यही मेरा क्या है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। थ्योरी पे आओ। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स वेरी दिस नीड टू इन्वेस्ट इन करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। दिन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी नॉट डे टू डे ऑपरेशन, जिससे हमारा डे टू डे ऑपरेशन बेस्ट हो। करंट असेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड, ये करंट असेट्स क्या हमारी मोर लिक्विड होती है। ये क्या है, लेस प्रॉफिट जनरेट करती है एज फिक्स असेट, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में लगाना है। ये हमारे को क्या है, जैसे हम इसको एक्सपेंसेस करेंगे वैसे हमारा बेनिफिट मिलेगा। करंट एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी एज अंडर। एग्जाम्पल्स कुछ एक दे रखे हमारे, क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे हो गया सबसे पहला कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, मेरे को कंपलसरी इतना कैश मेंटेन करना पड़ता है, तो मेरा ब्लॉक हो गया। तो ये मेरा करंट एसेट्स हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटी, कुछ एक सिक्योरिटी या शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो मेरे को जल्दी बहुत जल्दी रिलाइज हो जाएगा, बट एक बार इन्वेस्टमेंट तो मेरा लगा हुआ है, तो ये भी मेरा हो गया। बिल्स रिसीवेबल, BRBPs, डेटर्स में हम लोग किसको गुड्स हमने क्या है क्रेडिट पे सेल कर रखी है, हम ये तीनों हमारी गुड्स हो गए, जैसे वो फिनिश्ड गुड्स हो, वर्किंग प्रोग्रेस हो, रॉ मटेरियल हो, लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने किसी को एडवांस में एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रखा है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो मेरे को मिलना है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, पेमेंट ब्लॉक होने वाला है, यहाँ मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो यही मेरा क्या हो गया, करंट असेट्स हो गया।
दिस assets are noted earlier are expected to get converted into cash. ये बहुत जल्दी कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब विद इन 1 ईयर हम इनको रियलाइज कर सकते हैं. दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस, और यही हमारे बिजनेस में क्या है, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे को प्रोवाइड करता है. इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इक्विवेलेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ इन वैल्यू, हम क्या इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और कोई हमारे वैल्यू में भी रिडक्शन नहीं आएगा. जितना प्राइस थी उतनी प्राइस ही हमारे को रियलाइज होगी. अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम इमीडिएटली सेल करेंगे तो हमारे को प्राइजेस लेस मिलेंगे, डाउन पेमेंट मिलेगा. बट अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटी भी या डाटा सी अगर सेल करता हूँ, पेमेंट रियलाइज करता हूँ, मेरे को इजी वे में जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है या कुछ एक परसेंटेज डाउन कर दो, या जो भी अमाउंट है वो मेरे को एज इट इज मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या विदाउट डिडक्शन वैल्यू मेरे को पेमेंट मिल जाएगा. इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स में टेक इन मोर डिफिकल्टी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मीट पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. अगर मैंने इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट रखा, यहाँ पर पेमेंट नहीं लगाया, तो मेरे को बिजनेस में प्रॉब्लम आनी है. मैंने डेटर्स मैनेज नहीं किए, इट मीन्स मैंने मार्केट में क्रेडिट नहीं दी, तो जो डेटर्स है या फिर जो भी हमारे परचेजर है वो कहीं और से गुड्स परचेज करेंगे तो भी प्रॉब्लम है. स्टॉक मेंटेन नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है. जो मैंने को एडवांस पेमेंट करना था कुछ एक्सपेंसेस का जो कंपलसरी था नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है. तो अल्टीमेटली मेरे को क्या है, इनमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मेरे को इनमें पैसा फंसाना ही पड़ेगा, ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन है. हाउएवर दिस असेट्स लिटिल और लो रिटर्न, कई बार हो सकता है हमारी रिटर्न कम हो फिर भी हमारे को कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बैलेंस नीड टू स्ट्रक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अगर मेरे को बिजनेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है तो मेरे को कंपल्सरी इनको मैनेज करना ही पड़ेगा. ये तो हो गई मेरी करंट असेट्स. अब करंट असेट्स के बाद मैंने बात की करंट लायबिलिटी की. करंट लायबिलिटी आर दोज पेमेंट, वो पेमेंट हो गए जिनको ऑब्लिगेशन रहेगा मेरे को विद इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे मेरे बिल्स पेबल हो, कोई क्रेडिटर्स हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी चल रहे, कोई खर्चे बाकी चल रहे हैं, या एडवांस हम ले रखा हमारे कस्टमर से. ये सारी मेरी क्या है, करंट लायबिलिटीज हमारी हो सकती है. करंट लायबिलिटी के बाद देखें, अब जो मैंने बताया था कि मैंने करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी वाला पार्ट ब्लॉक कर रखा है. तो अपार्ट फ्रॉम करंट असेट्स इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंस. तो मैंने क्या कुछ पार्ट करंट असेट्स का कहाँ से रियलाइज कर लिया, मेरी करंट लायबिलिटी रियलाइज कर लिया. द रेस्ट इज फाइनेंस्ड. कुछ 120 लाख का ये था और 180 लाख का ये था. यहाँ से 80 लाख तो रियलाइज हो गए. अब जो 40 लाख मेरा बचा वो कहाँ से रियलाइज करूंगा मैं, मेरी लॉन्ग टर्म सोर्सेज, अदर सोर्स से मेरे बचे ही नहीं, और यही मेरा क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कैपिटल. तो 40 लाख मेरा क्या हो गया, नेटवर्किंग कैपिटल, जो कहाँ से रियलाइज करूंगा मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से. CA minus CL, that is current asset minus current liability. Thus net working capital may be defined as the excess of, अब net working capital क्या हो गई, जो मेरा excess है current assets का किस पर, current liability का, वही मेरा क्या net working capital. तो ultimately working capital क्या हो गई मेरी, जो current assets में मैंने मेरा amount block होने वाला है उसमें से मैंने current liability से कितना रियलाइज कर लिया, उसके अदर में अलावा मेरे को जो इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट ही मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब वर्किंग कैपिटल को जब भी कंसिडर करेंगे तो कुछ एक पॉइंट हमारा कंसिडर करने, वो फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. जैसा मेरा बिजनेस होगा वैसा मेरे को इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा. सीधे सीधे द बेसिस नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग रिक्वायरमेंट. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो मेरे को क्या स्मॉलर अमाउंट रहेगा. क्यों, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी. अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो रॉ मटेरियल भी होगा, वर्किंग प्रोग्रेस गुड्स भी होंगे और फिनिश गुड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा. बट ट्रेडिंग कंसर्न है तो मेरे को क्या रेडीमेड आइटम परचेज करना और सेल करना है, तो वहाँ पर स्मॉलर अमाउंट रहेगा. तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉलर अमाउंट चाहिए वर्किंग कैपिटल का कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. मैन्युफैक्चरिंग को हर तरह का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा. दिस इज बिकॉज देयर यूजुअली नो प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग कंसर्न में कोई प्रोसेसिंग नहीं है. देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल, वहाँ पर कोई ना कोई रॉ मटेरियल है ना कोई फिनिश्ड गुड्स है. सेल्स कैन बी अफेक्टेड इमीडिएटली. हम जैसे ही जब हमारी सेल लगी तब हम गुड्स परचेज करके चलेंगे. रिसिप्ट ऑफ मटेरियल समटाइम्स इवन बिफोर दैट. अगर मैन्युफैक्चरिंग है
तो कई बार हमारे को पहले ही जनरेशन लेके चलना पड़ेगा, पहले ही मैन्युफैक्चरिंग करके चलनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है रॉ मटेरियल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बिफोर सेल्स बिकम पॉसिबल। सेल नहीं हुई उससे पहले हमारे को क्या प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल फंसाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हर जगह क्या है एक इन्वेस्टमेंट लेकर चलना पड़ेगा, चाहे रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो, और प्रोसेस में भी हमारे को इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। रॉ मटेरियल नीड टू कन्वर्ट फिनिश्ड गुड्स सेल बिकम पॉसिबल, अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम। ये ट्रेडिंग बिजनेस, अगर हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि इतना उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री, यहाँ तो हमने ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बात करी, सर्विस इंडस्ट्री के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो देखा जाए तो जो मेरा बिजनेस का नेचर होगा उस अकॉर्डिंग मैं क्या है इन्वेस्टमेंट लेके चलूंगा। सबसे ज़्यादा कहाँ लगने वाला है मेरा मैन्युफैक्चरिंग में, देन लगेगा मेरे ट्रेडिंग में, लास्टली लगेगा मेरा सर्विस सेक्टर में। इसके बाद करते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन, या तो मेरा क्या था नेचर ऑफ बिजनेस, अब मेरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन। मैं किस लेवल पे वर्किंग करता हूँ, जितने हाई लेवल पे वर्किंग होगी उतना हाई लेवल पे वर्किंग कैपिटल मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। विच ऑपरेट हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री, जितना बड़ा मेरा स्केल ऑपरेशन है उतना बड़ा मेरे को क्या है इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, उतने ही डेप्टर्स मेरे को मेंटेन करने पड़ेंगे। देयरफॉर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन लोअर स्केल। जहाँ लोअर स्केल है उनको तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरे को जहाँ हाई लेवल पे हम वर्किंग करेंगे वहाँ हायर इन्वेस्टमेंट होगा। बिजनेस साइकिल का मीन था कि मेरा प्रोडक्शन में कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, मेरे को रॉ मटेरियल कितने जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं, अल्टीमेटली जो एक प्रोसेस में टाइम लगने वाला है उसमें मैंने कितना इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्ज। जब बूम है मार्केट में तो सेल भी बहुत स्पीडली होगी, प्रोडक्शन भी स्पीडली होगा, तो वर्किंग चलती रहेगी। देयर फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो वहां पर क्या है प्रोडक्शन में भी और सेल में भी या फिर स्टॉक मेंटेन करने हर जगह हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अगेंस्ट बात करें, लोअर रहेगी जब डेप्रिसिएशन रहेगा सेल्स का, सेल्स नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं है तो हमारे को क्या है एक पेमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो अल्टीमेटली एक कितनी जल्दी सेल हो रही है, कितना हम लोग प्रोसेस में टाइम लेके चल रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के बाद बात करते हैं हम लोग सीजनल फैक्टर। एक जो सीजन जो हमारा रहेगा उस सीजन पे हमारे को कितना वर्किंग करनी है। जैसे ही मेरा सीजन आएगा मेरे को क्या है इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे लाइक मैं कोई क्लॉथ मर्चेंट हूँ या फिर मेरा कोई शूज का बिजनेस है, उस केसेस में जैसे ही दिवाली आई तो मैंने कि स्टॉक भर दिया मेरी शॉप में, या फिर जो भी एक्सपेंसेस मैंने कर दिए। तो मेरा सीजन था, उस टाइम मेरे को इनकम जनरेट होती, तो सीजनल फैक्टर मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा मेरी वर्किंग कैपिटल के लिए। मोस्ट बिजनेस हैव सीजनली इन देयर ऑपरेशन इन पीक सीजन। मेरा पीक सीजन है, हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी रहेगी मेरी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। एज अगेंस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल लोअर ड्यूरिंग द लीन सीजन। अगर मेरा सीजन नहीं है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लेकर नहीं चलूंगा, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो सीजन मेरा मैटर करेगा मेरे बिजनेस पे। इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन साइकिल। एक ऊपर जो हम लोग बिजनेस साइकिल की बात कर रहे थे, वैसे ही एक पॉइंट बताता हूँ प्रोडक्शन साइकिल, कि मैं प्रोडक्शन में कितना टाइम पीरियड लेके चलने वाला हूँ। तो यही मेरा क्या है प्रोडक्शन साइकिल। टाइम स्पेंड बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को रॉ मटेरियल के रिसिप्ट और में कितना टाइम पीरियड लगा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है। लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, अगर मेरे प्रोडक्शन में टाइम पीरियड लगना है तो मेरे को रॉ मटेरियल में WIP में और फिनिश गुड्स में उतना ही इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। वेल सम हैव शॉर्टर वन, अगर शॉर्टर टाइम पीरियड है मेरा, जैसे ही मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ वैसे ही प्रोडक्शन हो जाता है, तो मेरे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इजी वे में सेल भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो मेरे को क्या है टाइम इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ेगा। ड्यूरेशन एंड लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, टाइम पीरियड और लेंथ प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड लगना है उतना ज़्यादा मेरे रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस में अमाउंट लगेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हायर इन फर्म विथ लॉन्गर प्रोसेस साइकिल, जहाँ मेरी प्रोसेसिंग साइकिल लॉन्गर है, एंड लोअर इन फर्म विथ शॉर्टर प्रोसेसिंग साइकिल। तो जहाँ पर लॉन्गर है तो वहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट है,
जहाँ पर शॉर्टर है वहाँ पर शॉर्टर अमाउंट है, तो प्रोडक्शन में कितना टाइम पीरियड लगा ये मेरा इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगा। आगे है क्रेडिट अलाउड, एक है क्रेडिट अलाउड, एक है क्रेडिट अवेल्ड। मैंने मेरे डेटर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया, मेरी करंट असेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये मेरा है क्रेडिट अलाउड। डिफरेंट फ्रॉम अलाउड डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू द कस्टमर, मेरे कस्टमर को मैंने कितना अलाउड किया, कितना मैंने डेटर्स में इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा फंसाया। जहां अगर मैं क्रेडिटर्स में डेटर्स में पैसा फंसा के चल रहा हूँ, तो इट मीन्स मेरी क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। अपॉन द लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन है तो मेरे को उनको अलाउ करना ही पड़ेगा कस्टमर को। क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ देयर क्लाइंट्स, हमारे लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट, अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रख दी, उस केसेस में क्या है, हायर अमाउंट डेटर इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने पूरी वर्किंग कर दिया कि ठीक है आप क्रेडिट ले जाओ, उधार पे माल ले जाओ, तो मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट भी हायर करना पड़ेगा। अगर मेरी क्रेडिट पॉलिसी ऐसी नहीं है, मैं बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता हूँ मेरा पेमेंट, तो मेरे को क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट मेरी एक लिबरल पॉलिसी है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट भी हायर रखना पड़ेगा। ये क्रेडिट अलाउड किया था। अब क्रेडिट अवेल, मैंने खुद का पैसा लगाकर सामने वाला कितना पैसा ब्लॉक किया है। जस्ट ए फर्म अलाउज क्रेडिट टू कस्टमर, इट गेट क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, हमारे को सप्लायर से कितना अमाउंट मिला है। एक्सटेंड टू अवेल द क्रेडिट ऑन परचेज, परचेज पे कितना मिला है, उस अकॉर्डिंग हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। मैंने जितना सामने वाली पार्टी का पेमेंट फंसा दिया, उतना मेरे को क्या है, एक बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, कि मैंने मेरा ऑपरेशन कितने इफिशिएंट वे में कर रखा है। मेरा ऑपरेशन बेस्ट है, मैं डेटा से बहुत जल्दी रिलाइज कर लेता हूँ, या फिर बहुत अच्छी वे में वर्किंग कर रहा हूँ, तो वो मेरी ऑपरेटिंग है। मेरा जो ऑपरेशन है बेस्ट है, बेस्ट वे में अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सारा वर्क करके चल रहे हैं, तो हमारे को ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बट हम लेट लेके चलते हैं कोई भी काम, तो हमारे को इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। फॉर मेरे देर ऑपरेशन विथ वेरियड डिग्री ऑफ इफिशियंसी, एग्जाम्पल अगर हमने रॉ मटेरियल इफिशिएंटली एबल टू मैनेज विथ स्मॉलर बैलेंस, जब रिक्वायरमेंट ही हम तब मंगा लिया, तो मेरे को कम अमाउंट चाहिए। रिफ्लेक्ट हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो जो इन्वेंट्री कैसे मैनेज की वो हो गया। बेटर डेटर्स, डाटा टर्नओवर रेशियो मतलब हमने कितनी जल्दी रियलाइज किया हमारे डेटर्स को, जल्दी जल्दी रियलाइज करोगे तो मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग द अमाउंट टाइड इन रिसीवेबल्स। बेटर सेल्स, कितनी जल्दी सेल्स लेके चलता हूँ, जितनी जल्दी सेल्स लूंगा उतनी जल्दी कैश आएगा, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। रिड्यूस द एवरेज टाइम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हेल्ड, मैंने फिनिश गुड को कितनी जल्दी फ्री कर दिया सेल्स के थ्रू। सच इफिशियंसी में रिड्यूस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, इससे क्या है, लेवल ऑफ रॉ मटेरियल मैंने कितना रिड्यूस किया, फिनिश गुड को कैसे मेंटेन किया। अल्टीमेटली मैं मेरा ऑपरेशन, मेरी वर्किंग कितनी इफिशिएंटली कर रहा हूँ, मैं डाटा से कितनी जल्दी रिलाइज करके चल रहा हूँ, स्टॉक को कैसे मेंटेन करके चल रहा हूँ, कितनी जल्दी प्रोडक्शन करके चल रहा हूँ, तो एक ऑपरेटिंग का मेरा इफेक्ट आता है। अगर मेरा ऑपरेटिंग बेस्ट है, तो मेरा अल्टीमेटली मेरे को वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। तो ये फैक्टर हो गया ऑपरेटिंग इफिशियंसी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि मेरे पास रॉ मटेरियल कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाता है। रॉ मटेरियल कि में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रॉ मटेरियल इजी वे में अवेलेबल है, तो मेरे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। पर लगता है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल इजी वे में इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता, तो मेरे को एडवांस पेमेंट के देना पड़ेगा, या फिर उसमें ज़्यादा लगना पड़ेगा। इस केसेस में क्या है, अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल भी हमारा कैपिटल को अफेक्ट करती है। द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल फ्रीली, अगर फ्रीली अवेलेबल है और कंटिन्यूसली अवेलेबल है, तो लोअर स्टॉक मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। इफ रॉ मटेरियल नॉट हैव रिकॉर्ड अनट्रप्टेड अवेलेबिलिटी, अगर मेरे पर अवेलेबल इजी वे में नहीं होता, तो हायर स्टॉक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी मेरी क्या इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। टाइम लेग बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, सेकेंड मैंने बोला कि ऑर्डर प्लेसमेंट में और एक्चुअल रिसिप्ट में कितना टाइम लगता है, जिसको हमने लीड टाइम पे बोला। ये भी मेरे लिए मैटर करता है कि मैंने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर के साथ पेमेंट किया, या फिर टाइम पीरियड लगता है, तो उस केसेस में मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड, कितना मैंने स्टोर्ड किया है, कितना मैंने लार्जर वे में काम किया है, तो यहाँ पर उसकी वर्किंग कैपिटल रहेगी। जितना मेरे को टाइम पीरियड लगना है, टाइम पीरियड लगेगा तो मेरे को इन्वेस्टमेंट भी लेके चलना पड़ेगा। ग्रोथ एक्सपेक्टस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ग्रोथ के चांसेस है
तो वर्किंग कैपिटल में भी लगाना पड़ेगा और हमारे को फिक्स्ड कैपिटल में भी लगाना पड़ेगा। इफ द ग्रॉस पोटेंशियल ऑफ कंसर्न इज रिप्रेजेंट हायर ग्रोथ है, require large amount of working capital able to meet higher production and sales target whenever required। अगर मेरे टारगेट अचीव करने हैं, सेल्स टारगेट हो या प्रोडक्शन टारगेट हो, तो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा जब ग्रोथ के चांसेस मेरे पास है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होगा तो मेरे को क्रेडिट भी देनी पड़ेगी या स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। उन दोनों में मेरे को अल्टीमेटली एक इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, वर्किंग कैपिटल लगानी है। हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस में नेसेसिटेड लार्ज स्टॉक मेंटेन करना है मेरे को फिनिश गुड्स से। सो मीट अर्जेंट ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, और साथ में क्या है, कंपटीशन में एक्सटेंड टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो मेरे को क्या दोनों पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे, स्टॉक भी मेंटेन करना है और मेरे को क्या है, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी भी मेंटेन करनी है अगर मेरा कंपटीशन हाई है। तो कंपटीशन के लिए मेरे के लेवल के साथ ही मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। नेक्स्ट इज, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, किसी भी प्राइसेस की चीज़ें हायर जा रही है, तो उस केसेस में मेरे को वो ऑलरेडी परचेज करके रखना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा जिससे मेरी प्राइसेस भी मेंटेन रह सके। अगर मैंने उसको टाइमली परचेज नहीं किया तो मेरे क्या है, जब मैं परचेज करूंगा मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो इन्फ्लेशन के केसेस में मेरे को क्या है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। तो वहां पर भी मेरे को क्या, वर्किंग कैपिटल अपना इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। विथ राइजिंग प्राइसेस, अगर प्राइसिंग राइजेज है, लार्जर अमाउंट हमारे को रिक्वायर्ड होगा मेंटेन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल और प्रोडक्शन दोनों में मेरे को क्या है, एक लार्जर अमाउंट फंसाना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस दस बिकम हायर विद द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जितनी ज़्यादा हायर इन्फ्लेशन रेट होगी उतना ज़्यादा मेरे को इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। हाउएवर नोटेड दैट इन्फ्लेशन रेट इज 5, एग्जाम्पल दे रखा है, अगर 5% इन्फ्लेशन रेट है, इसका मीन ये नहीं है कि हर पार्ट कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल एज इट इज चेंज हो, उसी परसेंटेज में इंक्रीज हो। मतलब हमारे को एक सिंगल फैक्टर देना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर किस रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट शैल डिपेंड ऑन द रेट्स ऑफ प्राइस। हर एक चीज की प्राइस देखनी पड़ेगी डिफरेंट कंपोनेंट की, जैसे वो हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई फिनिश्ड गुड्स हो सकता है, या फिर अदर प्रोपोर्शन हो सकता है। तो मेरे को इन्फ्लेशन के साथ भी देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना अमाउंट लेना है। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का खत्म हुआ, जहां पर मेरा करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर हम लोग डिडक्ट कर देंगे, जो अमाउंट बचा, जो मैं फिक्स्ड अमाउंट से लेके आ रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल से लेके आ रहा हूँ, तो वही मेरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देख ली, फैक्टर हमने कंसिडर कर लिए। फैक्टर में सबसे पहले हमने कंसिडर किया जैसा बिजनेस का नेचर होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे प्रोडक्शन में, इन्वेंट्री में, सब में मनी लगाना पड़ेगा। ट्रेडिंग यूनिट को प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा ऑपरेशन हायर लेवल है तो हायर लेवल पे हमारे को ऑपरेशन रखना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल हमने देखा था, अगर मार्केट में बूम है, इजी वे में सेल हो रही है, इजी वे में सारा काम हो रहा है, तो मेरे को क्या है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर ब्लॉकेज है तो प्रॉब्लम आएगी, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। सीजनल फैक्टर, सीजन पे ही काम चलता है तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल सीजन पे चाहिए होगी। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन में कितना टाइम लगने वाला है हमारा। क्रेडिट अलाउड, हमने डेटर्स को कितना दिया, क्रेडिटर से कितना लिया। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हम कितने जल्दी अच्छा ऑपरेशन करके चलते हैं। रॉ मटेरियल के चांसेस कैसे है, इजी वे में अवेलेबल है या प्रॉब्लम आनी है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ के चांसेस होंगे तो इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ेगा। कंपटीशन हायर है तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, साथ में डेटर्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, तो अमाउंट चाहिए। और लास्ट था हमारा इन्फ्लेशन। ये हमारा क्या है, 9 चैप्टर, और ये टॉपिक हमारा एंड हुआ। इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक 9th एंड 10th में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, तो हमारा कंप्लीट रीड आउट करके चलना है। थैंक यू।